हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्ट्रा क्लासेस। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने का सजेशन एम.एन. रॉय जी के द्वारा दिया गया था। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में डेजिग्नेट कर दिया गया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वैरन हास्टिंग। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। पहले ये तीनों ही प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, मद्रास और बंगाल ये इंडिपेंडेंट थी। इसी एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की जाती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड में इंगेज होने से ये एक्ट मना कर देती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक बॉडी बनाई जाती है जिनका काम रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था। एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है जिनका काम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करना था। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने का जिम्मा दिया जाता है और एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया जाता है जिनका काम पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना था। पहली बार कंपनी की जो भी टेरिटरीज भारत में थी इसे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में डेजिग्नेट किया जाता है और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया जाता है पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए। साथ के साथ ये एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म करता है, सिवाय ट्रेड विद चाइना और चाय का, यानी कि ट्रेड विद चाइना और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की हर जगह से मोनोपोली इस एक्ट ने ख़त्म कर दी थी। इस एक्ट ने एक ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट का भी प्रस्ताव रखा था, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से गवर्नर जनरल के काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया जाता है। लेजिस्लेटिव विंग मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। 6 नए मेंबर्स जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा जाता था उन्हें काउंसिल में ऐड कर दिया गया और इस एक्ट के तहत ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया ताकि अब इंडियंस भी सिविल सर्विसेज की कंपटीशन में बैठ के सिविल सर्वेंट बन सकते थे। 6 में से 4 मेंबर्स को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से अपॉइंट किया जाना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद लाया जाता है। इसे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को वाइसरॉय के पद से डेजिग्नेट कर दिया और पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बॉडी को एबॉलिश कर दिया और एक नए बॉडी का निर्माण करता है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था। साथ के साथ एक 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश करता है ये एक्ट, जिनका काम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करना। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इस एक्ट से 3 इंडियंस को वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी जाती है। वो 3 इंडियंस थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर जो छीन ली गई थी उसे फिर से रीस्टोर कर दिया। कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में। इस एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी स्टार्ट किया और वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर भी दिया जिसकी वैलिडिटी 6 महीनों की थी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इसे मॉडरेट का, यानी कि आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में ही हो जाता है
तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को मॉडरेट्स का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इस एक्ट ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी इंडियन की स्ट्रेंथ को सेंट्रल एवं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में इंक्रीज कर दी। बजट को डिस्कस करने का पावर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दिया गया। साथ के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो भी मेंबर आएंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के रिकमेंडेशन पर आएंगे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी मेंबर्स आएंगे उनका रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स के द्वारा किया जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उस समय लॉर्ड मिंटो हमारे वाइसरॉय थे और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इस एक्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन की स्ट्रेंथ को 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। साथ के साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस के स्ट्रेंथ को मेजॉरिटी में रखा। इंडियंस की एंट्री होती है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और पहले इंडियन जिन्होंने वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन किया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसी एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम को भी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इसी एक्ट से दिया गया, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम का इम्प्लीमेंटेशन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के द्वारा ही किया गया था। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में बांट दिया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। डायरकी को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बट ये काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा। बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस को देश में शुरू कर दी गई इस एक्ट के तहत। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से 3 मेंबर्स इंडियन होंगे, ऐसा इस एक्ट ने साफ साफ मेंशन कर दिया। और इसी एक्ट ने कुछ लिमिटेड फ्रेंचाइजी भी दी। साथ के साथ एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर को भी सेट किया गया, और इसी एक्ट के तहत एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 में सेटअप किया गया था। अब हम साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 1919 के एक्ट के आने के 10 साल बाद एक कमेटी का अपॉइंटमेंट होना था, जिसका काम 1919 एक्ट का वर्किंग के बारे में इंक्वायरी करना था और रिपोर्ट बनाकर सबमिट करना था। इसका गठन यानी साइमन कमीशन का गठन 2 साल पहले ही हो जाता है। 1929 में होना था, बट ये 1927 में ही बना दिया जाता है। इसमें क्योंकि एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, इसलिए इस कमेटी का काफ़ी बहिष्कार होता है भारत में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दोनों सौंपी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बेसिस बनता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स अभी तक मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दे दिया गया था। बाद में ये रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे 1932 में, 32 के टाइम पे ये कह दिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अब जो है हम डिप्रेस्ड क्लास को भी एक्सटेंड करेंगे, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसके चलते गांधी जी ने येरवड़ा जेल में फास्ट भी किया था, और अंत में पूना पैक्ट साइन होता है, जिसने हिंदू के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट को रिटेन किया और डिप्रेस्ड क्लास को कुछ रिजर्व सीट्स दे दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इस एक्ट से पावर को सेंटर और यूनिट्स के बीच में 3 लिस्टों में बांट दिया गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कनकरेंट। रेसिडुअरी पावर वाइसरॉय को दे दी गई, और डायरकी जो कि प्रोविंसेस में लागू कर दी गई थी उसे ख़त्म कर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। डायरकी का मतलब होता है डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में जो बांटा गया था, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर अपने मिनिस्टर्स के एड से करेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करेंगे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये था आपका डायरकी, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ख़त्म कर दिया गया।
और इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट ये कभी ऑपरेशन में आया ही नहीं। बाइकैमरलिज्म 11 में से 6 प्रोविंसेस में स्टार्ट कर दी गई। वो 6 प्रोविंसेस थे बंगाल, मद्रास, बिहार, असम, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस। आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत होती है और टोटल पॉपुलेशन के 10% को वोटिंग राइट्स दे दी गई। एक फेडरल कोर्ट को भी सेटअप किया जाता है 1937 में। फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इसी एक्ट के तहत सेट किया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री बनते हैं और इस एक्ट में कहा गया कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ना कर ले, तब तक अगर वो चाहें तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अपना गवर्नेंस थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चला सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण जो 2 पॉइंट निकलते हैं कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, तो इसका आंसर है माउंटबेटन। और एक जो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे फ्री इंडिया के, तो ये आपके थे सी राजागोपालाचारी। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारी सारी वीडियोस की नोट्स उपलब्ध हैं, आप वहाँ से सारे वीडियोस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।